तो नमस्कार, आरएसडी केमिस्ट्री में सभी का स्वागत है। अपने देखते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, नाभिक का स्थायित्व। तो नाभिक का स्थायित्व है वो N/P के आधार पर बताया जा सकता है। यदि N/P, N का मतलब यहां पर न्यूट्रॉन है, P का अर्थ यहां पर प्रोटॉन है। नाभिक में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन व नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों का अनुपात यदि 1 से लेकर 1.6 तक होता है तो वो नाभिक स्थायी होते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि ये N/P का मान 1 से लेकर 1.4 वाले ही ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो N/P का मान 1 से लेकर 1.6 तक वाले ज़्यादा स्थायी होते हैं। N/P का मान 1 से कम है वो भी कम स्थायी होते हैं, और 1.6 से ज़्यादा वाले भी कम स्थायी होते हैं। तो जो नाभिक स्थायी नहीं है वो क्या करता है, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी का या फिर नाभिकीय संयोजन का, नाभिकीय वियोजन का, नाभिकीय विखंडन का, इस प्रकार के गुण आ जाते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की अभिक्रिया, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी किसे कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, जो बाहरी नाभिक है वो स्वतः ही अल्फा, बीटा व गामा कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। बाहरी की जरूरी नहीं, कुछ हल्के नाभिक का भी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, वो भी अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन कर देते हैं। तो ऐसे इस गुण को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी, और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी का भी अच्छा योगदान रहा। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने ये रेडियम की खोज की थी, और हेनरी बेक्यूरेल के नाम से रेडियो एक्टिविटी का मात्रक भी हेनरी बेक्यूरेल और एक अन्य मात्रक क्यूरी भी होता है। तो अपने बता रहे थे कि N/P का मान यदि 1 से लेकर 1.6 तक है तो वो स्थायी है। यानी कि अपने ग्राफ के रूप में दें कि न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बीच में ग्राफ खींच दिया जाए तो N/P का ये जो लाइन है, ये N/P का मान है वो 1 आता है। 1 का मतलब जब प्रोटॉन 20 है मान लो, तो यदि प्रोटॉन 20 है, P का हो या Z का हो, यदि 20 है तो न्यूट्रॉन भी यदि 20 है, तो इसका मतलब है N/P का मान क्या है, 1 है। और यदि प्रोटॉन मान लो 40 हो गई और न्यूट्रॉन भी यदि 40 हो गई है तो N/P का मान क्या है, अभी 1 है। तो N/P का मान होता है 1, तो वो तो स्थायी होते ही होते हैं। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए, न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में बढ़ जाए तो N/P का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए किसी नाभिक में प्रोटॉनों की तुलना में तो N/P का मान बढ़ जाता है। और N/P का मान जब 1.6 से भी ज़्यादा हो जाता है, या ऐसे कह दें कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं 1.4 से ज़्यादा वाले भी अस्थायी होते हैं। 1.6 या 1.4 से ज़्यादा हो जाए तो वो नाभिक क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। और अपने स्थायित्व की प्राप्ति हेतु अल्फा, बीटा व गामा किरणों का उत्सर्जन करने लगता है। और अल्फा, बीटा, गामा का उत्सर्जन करने के पश्चात वो अपना N/P वापिस से स्थायित्व की रेंज में ले आता है। तो ये जो पट्टी दिखाई गई है इसके लिए N/P का मान क्या है, 1 से 1.6 तक की ये पट्टी दिखाई गई है। यानी कि N/P का मान 1 से 1.6 के बीच वाली पट्टी दिखाई गई है। यानी कि ये स्थायी नाभिकों की पट्टी है, और स्थायी नाभिक वही है जिसके लिए N/P का मान 1 से 1.6 होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं वो 3 समस्थानिक होते हैं, जिन्हें क्रमशः अपने प्रोटियम, हाइड्रोजन के एक समस्थानिक का नाम होता है प्रोटियम,
ए का नाम होता है ड्यूटीरियम, ए का नाम होता है ट्राइटियम। प्रोटियम जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, उसके अंदर अपने न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटियम जो होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप, उसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, जबकि प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन का मान क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि n बराबर क्या है इसके लिए 0। ड्यूटीरियम होता है उसमें n का मान 1 होता है, जबकि ट्राइटियम की नाभिक में n का मान 2 होता है। इनको दर्शाने का तरीका, ये प्रोटियम होता है उसको ऐसे दर्शाया जाता है H से। ड्यूटीरियम भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ट्राइटियम भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो क्या रहेगी, एक एक ही रहेगी। क्यों रहेगी एक एक? क्योंकि 2 हो जाएगा तो हीलियम हो जाएगा, ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है ये तीनों ही, तो प्रोटॉनों की संख्या तो 1 रहेगी। यहां पर लिखा जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहां पर चूंकि अपने बात कह दी कि प्रोटॉन यहां पर 1 है, यहां पर प्रोटॉन 1 है और यहां पर प्रोटॉन 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक है तो प्रोटॉन 1 ही होंगे। अब देखो, जो ए होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 0 + 1 यहां पर 1 आएगा, 1 + 1 यहां पर 2 आएगा, 2 + 1 यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस प्रकार से आप प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम को लिख सकते हैं। इसके लिए n/p का मान लें, n/p का मान क्या होगा, 0/1 बराबर 0। और यहां पर क्या होगा, n/p का मान 1/1 बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। और यहां पर n/p का मान क्या होगा, 2/1 बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो देखो यहां पर ध्यान से देखने से पता चला कि n/p का मान है, n/p का मान है वो यहाँ पर 0 आया है, यहाँ पर n/p का मान 1 आया है, यहाँ पर n/p का मान 2 आया है। अपने कहा था n/p का मान 1 से 1.6 वाले स्टेबल होते हैं, या फिर 1 से 1.4 वाले स्टेबल होते हैं, जबकि यहाँ पर तो 1 से भी कम आ गया, 0 आ गया। तो ये प्रोटियम होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, यानी ज्यादा स्थायी नहीं होता। ये क्या होता है, ड्यूटीरियम तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्थायी होता है, ये स्टेबल होता है। वो ट्राइटियम ये भी कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होना चाहिए। और कैसा होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। और रेडियो एक्टिव होने के कारण क्या करता है, ये अल्फा, बीटा व गामा किरणों का उत्सर्जन कर स्टेबिलिटी प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ट्राइटियम अनस्टेबल होता है। आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन का सबसे स्थायी कौन सा होता है, प्रोटियम होना तो अनस्टेबल चाहिए था, लेकिन इतना ये अनस्टेबल होता नहीं है। ये n/p के हिसाब से अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन प्रोटियम आप जानते हो ज़्यादातर प्रोटियम ही है। प्रोटियम कैसा होता है, ये स्टेबल होता है, ऐसा अपवाद स्वरूप है ये। और ये ट्राइटियम है, ट्राइटियम क्या है, ट्राइटियम के लिए n/p का मान 1.6 से भी ज़्यादा हो गया, 2 हो गया, इसीलिए ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, कम स्थायी होता है। और ये रेडियो एक्टिव है, ये स्वतः ही अल्फा, बीटा व गामा किरणों का उत्सर्जन करता रहता है। तो यानी कि n/p का मान यदि 1.6 या 1.4 से अधिक हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब देखो, इससे ड्यूटीरियम को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये और ये एक ही चीज़ है कि 1d2, और इसे ट्राइटियम को T से दर्शा देते हैं 1t3। 1t3 ये ट्राइटियम है, ये प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। अब प्रोटियम को अपने को बनाना पड़ जाए तो प्रोटियम की जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉन 1 है और प्रोटॉन है वो 1 है, न्यूट्रॉन है नहीं, इसमें न्यूट्रॉन 0 है। जबकि इसकी नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो क्या है, 1 है, जबकि न्यूट्रॉन यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 1 हो गया है। यहाँ पर न्यूट्रॉन था नहीं
प्रोटॉन था वो एक था, न्यूट्रॉन है ही नहीं, यहां पर न्यूट्रॉन एक आ गया और इसकी नाभिक के अंदर है प्रोटॉन है वो एक है, जबकि न्यूट्रॉन क्या है, दो है। तो ये नाभिक नाभिक का डायग्राम बनाया है। तो ये प्रोटियम की नाभिक है, नाभिक नाभिक नाभिक। इस प्रकार से आप बता सकते हो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। जैसे आपको कह दिया जाए कि कोई नाभिक दे दिया जाए, आपको बताना हो कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप किस प्रकार से बताओगे? जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए कि यूरेनियम का नाभिक है, यूरेनियम है 92, यानी कि 92 to 38, 92-238 नाभिक है। ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल है या अनस्टेबल है वो आपको बताना है यहां पर। तो इसके लिए आप N/P निकाल लीजिए। P तो यहां पर सीधा प्रोटॉनों की संख्या होती है, P तो प्रोटॉनों की संख्या है वो 92 है यहाँ पर, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर जो लिखा जाता है वो A लिखा जाता है, और आप जानते हो A बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। और प्रोटॉन को अपने Z भी कह देते हैं, तो Z प्लस N को क्या कहते हैं, A कहते हैं। तो अपने ऐसे कह दें कि A बराबर क्या है, Z प्लस N है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Z को इधर ले जाओ, N बराबर क्या हो जाएगा, Z को इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो A माइनस Z। तो N निकालने के लिए A में से Z घटा दो। A क्या है यहाँ पर 238 माइनस से Z है यहाँ पर 92, यानी कि 238 में से 92 घटा दो तो वो आ जाएंगे न्यूट्रॉन। तो देखो यहां पर 146 आ चुके हैं, 146। तो 146, तो N/P का मान क्या गया है, N/P, यानी कि 146 में से 92 का भाग दिया, तो N/P का मान कितना आया है, बताओ फटाफट, शाबाश, जल्दी बताओ N/P का मान। सभी का धन्यवाद, क्योंकि 1.58 सभी ने निकाल दिया है यहाँ पर, सभी विद्यार्थियों ने 1.58, और ये 1.58 है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? क्योंकि आपको बताया गया था कि 1 से लेकर 1.4 वाला ही स्टेबल होता है, तो 1.58 वाला क्या है, अनस्टेबल होता है। तो ये यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 कैसा होगा, अनस्टेबल होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। और 92 यूरेनियम, 92 के बाद के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। तो बाई चांस न भी माना है सही, तो आप बता देना कि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इसके लिए 158 है। लेकिन कई ये कहते हैं कि 1 से 1.6 वाले स्टेबल होते हैं, तो ये लगभग 1.6 के पास पहुंच गया है, तो ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर 1.58 आने के कारण ये अनस्टेबल सभी ने बता दिया है। देखो N/P के आधार पर N/P का मान माना आप लोगों ने, यदि ये 1 है, 1 से लेकर 1.6 तक है, या फिर 1 से लेकर 1.4 तक है, तो क्या है, स्टेबल है न्यूक्लियस, तो क्या है, स्टेबल है। यदि N/P का मान 1.6 से भी ज्यादा है, 1.6 से भी N/P का मान ज्यादा है, तो क्या है, अनस्टेबल होगा न्यूक्लियस। और अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाता है, N/P का मान 1.6 है, तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कर सकता है, या तो ये रेडियो एक्टिविटी दर्शा सकता है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है ये क्या कर सकता है, अल्फा बीटा या फिर गामा कणों का क्या करेगा, ये उत्सर्जन करेगा। या फिर ये क्या हो सकता है, नाभिकीय विखंडन दर्शा सकता है। नाभिकीय विखंडन तब दर्शाएगा जब इस पर न्यूट्रॉन की टक्कर हो जाए। न्यूट्रॉन की टक्कर
न्यूट्रॉन को कहा जाता है नाभिकीय कैंची। न्यूट्रॉन, किसी नाभिक पर न्यूट्रॉन की टक्कर हो जाएगी तो न्यूट्रॉन हो सकता है दो भागों में बंट जाए। न्यूट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का होगा तभी नाभिक है वो दो भागों में बटेगा। यानी कि निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का न्यूट्रॉन आ जाए तो नाभिक को दो भागों में विभाजित कर सकता है। नाभिकीय विखंडन तभी हो सकता है जब उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की टक्कर हो जाए, तब तो ये क्या हो सकता है, विखंडन हो सकता है। और नहीं तो फिर क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन कर ये n/p है वो इसी रेंज में ले आएगा। यदि n/p का मान 1.6 से n/p का मान 1 से भी कम हो जाए, 1 से भी कम हो जाएगा तो ये कैसी अभिक्रिया दर्शाता है, नाभिकीय सलियन अभिक्रिया दर्शाता है। और नाभिकीय सलियन के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, लगभग 10⁸ यानी कि 10⁶ से लेकर 10⁶ से 10⁸ तक का टेम्परेचर चाहिए केल्विन में। इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो नाभिकीय सलियन होता है। तो नाभिकीय सलियन की घटना सूर्य और तारों पर संपन्न होती है। सूर्य भी एक तारा है, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, सूर्य है। और सूर्य के बाद में सबसे नज़दीकी तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसका प्रकाश अपने पृथ्वी तक पहुंचने में 8.7 वर्ष लग जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है। सूर्य के अलावा सभी तारे बहुत ज़्यादा दूर हैं और कम से कम उनका प्रकाश पहुंचने में 10 वर्ष या और ही ज़्यादा समय लग जाता है। और अपने सूर्य के बाद में सबसे नज़दीकी तारा है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और उसका प्रकाश भी 8.7 वर्षों में पृथ्वी तक पहुंचता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है। तो वहाँ पर नाभिकीय सलियन हो सकता है जब टेम्परेचर 10⁻6 से 10⁸ केल्विन हो। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि कब क्या होगा। यदि n/p का मान 1 से 1.6 या तो ये तो स्थायित्व की है, 1.6 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होगा। यदि उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की टक्कर हो जाएगी तो नाभिकीय विखंडन हो सकता है। और 1 से भी कम हो n/p का मान तो क्या हो सकता है, नाभिकीय सलियन हो सकता है। नाभिकीय सलियन तभी होगा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। अपने पृथ्वी पर भी हाइड्रोजन बम बनाया गया, हाइड्रोजन बम है, उसको सभी बमों का बाप कहा जाता है हाइड्रोजन बम को, क्योंकि उसमें नाभिकीय सलियन पर आधारित है। परमाणु बम में भी आपने पता है कि परमाणु बम भी कितनी नुकसान पहुंचाता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैटी मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे काफ़ी नुकसान हो गया था। कई लाख लोग हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी। आज भी उनका दुष्परिणाम है वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। और ये नाभिकीय सलियन से तो नाभिकीय विखंडन की तुलना में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसा बताते हैं कि अमेरिका ने ऐसा बम बना रखा है। अब नाभिक क्या करता है, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो न्यूट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है। न्यूट्रॉन के उत्सर्जन से क्या होता है, n/p है वो किसी का ज़्यादा हो जाए, n/p का मान 1.6 से भी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन का उत्सर्जन कर देगा। न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे तो n/p का मान क्या हो जाएगा, अपने आप ही 1 से 1.6 की रेंज में आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन का उत्सर्जन से न्यूट्रॉन ऊपर वाला चीज कम होगी तो n/p का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा क्या कर सकता है, ये बीटा कण का उत्सर्जन कर सकता है। अब बीटा कण भी अभी बताया था आपको 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है प्लस बीटा, एक होता है माइनस बीटा। प्लस बीटा को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि +1 0, और माइनस बीटा को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं -1 बीटा। तो माइनस बीटा सीधा बीटा कहे या माइनस बीटा कहे एक ही बात है। और आपको साफ रूप से कहे कि प्लस बीटा है या फिर आपको ऐसे कहे कि प्लस बीटा 0 है, +1 0 का उत्सर्जन हो रहा है तो आप कहोगे कि प्लस बीटा है। और आपको सीधा ही कह दिया जाए बीटा उत्सर्जित हो रहा है या माइनस बीटा उत्सर्जित हो रहा है तो आपको माइनस बीटा ही मानना है। ये बीटा कैसे उत्सर्जित होते हैं कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में बदलता है
तो क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है 0n1 होता है, और प्रोटॉन क्या होता है +1p1 होता है। और अब इसको 1 है तो इसके साथ -1 बीटा 0 बाहर निकलेगा, तो यही तो क्या है माइनस बीटा कण है। और इसके साथ न्यूट्रॉन जब आपस टूटता है तो एक न्यूट्रिनो कण भी क्या होता है बाहर निकलता है, न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। इसी प्रकार से जब प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में टूटता है तो एक कण बाहर निकलता है, उसको प्लस बीटा कहा जाता है, और इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो है वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से बीटा बाहर निकलता है तो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में बदल जाता है, जबकि न्यूट्रॉन माइनस बीटा बाहर निकलता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। तो माइनस बीटा बाहर निकलेगा तो स्थायित्व क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि बीटा कण उत्सर्जन से बीटा कण में भी मुख्य रूप से माइनस बीटा कण बाहर निकलेगा तो n/p का मान क्या होगा, कि माइनस बीटा कण बाहर निकले, न्यूट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन बढ़ गए, न्यूट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन बढ़ गए, तो n/p का मान क्या हो जाएगा अपने आप ही n/p का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और कम यदि 1.6 से ज़्यादा था तो 1 से लेकर 1.6 के रेंज में आ जाएगा, जिससे स्थायित्व के मान में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी।